हेलो दोस्तों, मैं देव जायसवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देव स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी के प्रमुख आंदोलन। इसके पिछले वाली वीडियो में मैंने गांधी जी के बारे में बताया था कि गांधी जी का जन्म, गांधी जी के संबंधी गुरु और गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा, उनका भारत में लौटना और उनकी पत्र पत्रिकाएं और गांधी जी के प्रमुख जो नारे थे, उन चीज़ों को मैंने कल ही करा दिया है। और जिन दोस्तों ने उस वीडियोस को नहीं देखे हैं वो जाकर पहले उस वीडियोस को देख लेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी के प्रमुख आंदोलन, जो आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये जो है सभी परीक्षाओं में एक टॉपिक रहता है, प्रमुख गांधीवादी आंदोलन। बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो पीएससी प्रीलिम्स की दृष्टि से हो, मेंस हो, चाहे अन्य स्टेट लेवल की किसी भी एग्जाम या व्यापम के एग्जाम हो, किसी में भी अगर ये गांधीवादी युग दिया है तो उनमें ये टॉपिक जरूर रहता है, इसलिए आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को मेरे साथ जुड़े, सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले गांधी जी लौट जाते हैं 9 जनवरी 1915 को। गांधी जी भारत लौटते हैं दक्षिण अफ्रीका से। उसी दिन मैंने बताया था कि 9 जनवरी 1915 को क्या मनाया जाता है भारत में, क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी 1915 को। इसके बाद गांधी जी 1915 में भारत लौटते हैं और भारत लौटने के पश्चात 1 साल तक पूरे भारत भर में क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं, घूमते हैं वो। और इसके बाद 1915 में वो पूरे 1 साल क्या करते हैं, घूमते हैं। और उनका भारतीय राजनीति में प्रवेश गांधी जी का 1916 में होता है। ठीक है, 1916 में गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश होता है। अब गांधीवादी युग स्टार्ट हो चुका है और अब गांधी जी के प्रमुख आंदोलन होंगे जिनको हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला जो था इनका, गांधी जी का पहला आंदोलन भारत में जो हुआ वो पहला था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह ये आपका याद रखेंगे 1917 में हुआ था। दूसरा जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह के बाद सेकंड जो था वो हम लोग पढ़ेंगे खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह ये आपका होता है 1918 में। और तीसरा जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये भी 1918। और उसी में मैं जो चंपारण सत्याग्रह है उसी में मैं बताऊंगा एक 3 कठिया पद्धति आता है। ये 3 कठिया पद्धति क्या था, 3 कठिया पद्धति। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में हम लोग आज देखेंगे। एक टॉपिक कराऊंगा मैं चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 और 3 कठिया पद्धति क्या था, इस चीजों के बारे में मैं बताऊंगा। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं चंपारण सत्याग्रह। ये क्या होता है, चंपारण सत्याग्रह कैसे हुआ। तो याद रखेंगे कि यह गांधी जी का भारत में प्रथम व सफल सत्याग्रह था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि गांधी जी का प्रथम आंदोलन या प्रथम सत्याग्रह कौन सा था, तो आप याद रखिए प्रथम कौन था, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। आप इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कब हुआ, तो 1917 में हुआ। भारत में कहाँ हुआ, चंपारण ने कहाँ है, बिहार में। ठीक है, इतना याद रखेंगे। तो यह जो चंपारण सत्याग्रह है, ये चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में प्रथम व सफल सत्याग्रह था। सन 1917 में चंपारण के राजकुमार शुक्ला, जो गांधी जी के कार्यों और विचारधाराओं से बहुत ज्यादा क्या थे, प्रभावित थे। उन्होंने गांधी जी को
जो राजकुमार शुक्ला थे, उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया और गांधी जी ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और गांधी जी ने अपने सहयोगियों के साथ जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, मजरुल हक और नरहरि पारिक, इन 5 लोगों का नाम याद रखेंगे। तो महात्मा गांधी ने अपने 5 सहयोगियों के साथ, कौन कौन? जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, मजरुल हक और नरहरि पारिक के साथ मिलकर किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए चंपारण में पहुंचे। और जैसे महात्मा गांधी अपने सहयोगियों के साथ चंपारण में पहुंचे तो महात्मा गांधी ने वहां पहुंचकर जो 3 कठिया पद्धति था, उस 3 कठिया पद्धति का क्या किया? विरोध किया। 3 कठिया पद्धति मतलब 3/20 भाग पर जो नील की खेती करने के लिए जो कृषक बाध्य होते थे, उसे क्या कहा जाता था? 3 कठिया पद्धति। तो गांधी जी ने उस वहां पहुंचकर 3 कठिया पद्धति का क्या कर दिया? विरोध किया। इसके बाद पहले तो सरकार ने जब वहां की जो ब्रिटिश सरकार थी, तो प्रारंभ में तो ब्रिटिश सरकार ने कड़ा रुख अपनाया, परंतु बाद में गांधी जी के सत्याग्रह के आगे झुकते हुए उसने जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया। ब्रिटिश सरकार ने उसकी जांच के लिए किसका गठन किया? एक कमेटी का गठन किया और कमेटी का गठन किया। अंततः जो यूरोपीय बागान मालिक थे वह अपनी अवैध वसूली का 25% जो रकम है वह वापिस करने पर क्या हो गए? वे राजी हो गए, है ना। तो जो यूरोपीय बागान मालिक थे वे क्या हुए? जो कमेटी है वो कमेटी जो निर्णय लिया, उस निर्णय के तहत जो यूरोपीय बागान मालिक थे वे अपनी अवैध वसूली का कितना प्रतिशत? 25% जो रकम था वो वापिस करने के लिए राजी हो गए और गांधी जी ने इसे मान लिया, क्योंकि उस समय में, है ना, क्योंकि उस समय वह रकम वापिस करना ही अंग्रेजों की बहुत बड़ी तौहीन थी और गांधी जी ने मान लिया और यह आंदोलन क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और एक्चुअली वास्तव में 1 दशक में अंग्रेजों ने चंपारण को ही क्या कर दिया? त्याग दिया। अतः यह जो सत्याग्रह था गांधी जी का, यह सत्याग्रह क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। इसीलिए इसे गांधी जी का भारत में प्रथम व सफल सत्याग्रह भी कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पहला सत्याग्रह देखे गांधी जी का, कौन सा सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह। आप याद रखेंगे कि आपके अगर टू द पॉइंट अगर फैक्ट पूछेगा एग्जाम में तो क्या क्या बन सकता है क्वेश्चन इससे? तो पहला बन सकता है कि चंपारण कहाँ है? तो चंपारण तत्कालीन बिहार प्रांत में था, ठीक है। इसके बाद जो बंगाल प्रांत था उसमें बिहार आता था, बिहार में चंपारण अभी भी। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917 में हुआ। 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। चौथा क्वेश्चन बन सकता है, ऑप्शन देगा कि इनमें से कौन गांधी जी के साथ शामिल था। तो आप याद रखिए कौन कौन, ठीक है। जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, ठीक है, मजरुल हक और नरहरि पारिक, इन 5 लोगों के नाम याद रखेंगे। 3 कठिया पद्धति का अर्थ क्या है, ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इनसे 5-6 क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन से 5-6 क्वेश्चन अंदर से प्रीलिम्स की दृष्टि से बनाए जा सकते हैं या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ठीक द करेक्ट आंसर में बन सकता है, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह अगर मेंस में किसी आप यूपीएससी मेंस या किसी भी स्टेट लेवल का अगर पीएससी मेंस का पेपर दे रहे हैं तो आपको अगर लिखना है तो आप कैसा लिखेंगे? चंपारण सत्याग्रह 1917 ऐसे ही लिखेंगे जैसा मैं बता रहा हूं। लिखेंगे कि यह गांधी जी का भारत में प्रथम व सफल सत्याग्रह था, ठीक है, इतना लिख लेंगे ना। तो यह गांधी जी का भारत में प्रथम व सफल सत्याग्रह था। सन 1917 में चंपारण के राजकुमार शुक्ला जो गांधी जी के विचारधाराओं से और उनके कार्यों से प्रभावित थे, उन्होंने गांधी जी को चंपारण में आने के लिए निमंत्रण दिया। गांधी जी ने अपने सहयोगियों जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, मजरुल हक और नरहरि पारिक के साथ मिलकर चंपारण के किसानों की समस्याओं का समाधान करने चंपारण पहुंचे और चंपारण पहुंचकर गांधी जी ने 3 कठिया पद्धति का क्या किया? विरोध किया। शुरुआत में ब्रिटिश सरकार ने
इसका मतलब ब्रिटिश सरकार जो था वो कड़ा रुख अपनाया, परंतु बाद में गांधी जी के सत्याग्रह के आगे झुकते हुए इसने इसकी जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया और अंततः जो कमेटी ने जो सुझाव दिए वो यूरोपीय बागान मालिकों को 25% अपनी अवैध वसूली का जो रकम था उसको वापस करना पड़ा, और यह रकम ही वापस करना अंग्रेजों के लिए भारी तौहीन थी। और यह आंदोलन गांधी ने इसके बाद क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, क्योंकि यह आंदोलन जो है सफल हो गया था, जो चाहिए था वो मिल गया। ठीक है, और वास्तव में एक दशक के बाद अंग्रेजों ने चंपारण को ही क्या कर दिया, त्याग दिया। ये जो है चंपारण ने पूरी तरह से हम लोग का क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। सेकेंड जो था वो हम लोग का था खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह ये कब हुआ, 1918 में। याद रखेंगे कि खेड़ा सत्याग्रह में कि श्रमिकों के संघर्ष काल में गांधी जी को यह ज्ञात हुआ है ना। एक समय था, श्रमिकों का संघर्ष का काल चल रहा था, तो श्रमिकों के संघर्ष काल में गांधी जी को यह ज्ञात हुआ कि गुजरात के खेड़ा जिले में वर्षा न होने के कारण वहां की फसल जो है वह नष्ट हो गई है, और जो अधिकांश कृषक थे, जो फार्मर थे वहां के अधिकांश कृषक प्लेग, दुर्भिक्ष से त्रस्त हैं। उस समय गांधी जी गुजरात सभा के अध्यक्ष थे, और गांधी जी को जैसे ही पता चला, गांधी जी ने उस खेड़ा जिले के युवा वकील सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक और अन्य युवाओं के साथ मिलकर उस गांव की यात्रा की और वहां के लोगों में अन्याय के विरुद्ध उत्साह का संचार किया। जैसे ब्रिटिश सरकार को यह पता चला तो ब्रिटिश सरकार ने आदेश दिया कि लगान केवल उन्हीं से लिया जाए जो देने लायक स्थिति में हो। अतः गांधी जी का जो उद्देश्य था वह उद्देश्य पूरा हो गया, और गांधी जी ने भी इस आंदोलन को भी गांधी जी ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। याद रखेंगे टू दी पॉइंट्स में कि इसमें गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी और गुजरात सभा ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो आप ये खेड़ा सत्याग्रह भी समझ गए होंगे कि खेड़ा सत्याग्रह कैसे हुआ था, कहानी इसका क्या था, है ना। तो श्रमिकों के संघर्ष काल में ही गांधी जी को यह ज्ञात हुआ कि गुजरात के खेड़ा जिले में वर्षा न होने के कारण फसल नष्ट हो गई है। वहां के अधिकांश जो कृषक हैं वे प्लेग और दुर्भिक्ष से क्या है, पीड़ित हैं। जैसे अभी कोरोना है, उसी प्रकार 1918-20 के आसपास में प्लेग बीमारी फैली थी, महामारी थी, वो भी आप जानते होंगे। तो जो वहां के अधिकांश कृषक जो थे वे किससे पीड़ित थे, तो प्लेग दुर्भिक्ष से क्या थे, त्रस्त थे। गांधी जी उस समय गुजरात सभा के क्या थे, अध्यक्ष थे। गांधी जी ने उस खेड़ा जिले के युवा वकील सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक और वहां के अन्य युवाओं के साथ मिलकर उस गांव की, खेड़ा जिले के उस गांव की यात्रा की और लोगों में अन्याय के विरुद्ध क्या किया, उत्साह का एक संचार किया। जैसे ही पता चलता है, जैसे ही ब्रिटिश सरकार को पता चलता है, तो ब्रिटिश सरकार ने तुरंत ही आदेश दिया कि लगान केवल उन्हीं से लिया जाए जो देने लायक स्थिति में हो, और गांधी जी का उद्देश्य पूरा हो जाता है और गांधी जी इस आंदोलन को भी क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। याद रखेंगे टू दी पॉइंट्स में कि इस आंदोलन में, इस खेड़ा सत्याग्रह में गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी और गुजरात सभा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओके, ये क्लियर हो गया ना। अब हम लोग देखेंगे तीसरा जो आंदोलन है गांधी जी का, वह कौन है, हम लोगों का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है, इसमें क्या कहानी है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्यों हो गया मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है, इसकी भी कहानी है।
अब हम लोग इस कहानी की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, 2 कहानी को हमने पढ़ लिया, समझ लिया, याद भी कर लिए। अब तीसरी कहानी जो है वो कौन है? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये गांधी जी का तीसरा आंदोलन है 1918 में। याद रखेंगे कि गुजरात के अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में कपड़ा मिलों के मालिक और मजदूरों के बीच में, ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में कपड़ा मिलों के मालिक और मजदूरों के बीच में प्लेग बोनस को लेकर विवाद हो गया। जैसे प्लेग की समाप्ति के पश्चात, जैसे ये प्लेग खत्म हुआ, प्लेग की समाप्ति के पश्चात अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने प्लेग बोनस समाप्त किए जाने के कारण, प्लेग की समाप्ति के बाद पश्चात अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने प्लेग बोनस समाप्त किए जाने के कारण हड़ताल कर दिया। और गांधी जी को जैसे ये पता चलता है कि वहां हड़ताल हो गया है, गांधी जी अहमदाबाद पहुंचते हैं और सारी स्थितियों का आकलन करते हैं। और सारी स्थितियों का आकलन करने के पश्चात गांधी जी मजदूरों को 35% बोनस देने की मांग करते हैं। कितना प्रतिशत? 35%। तो जो गांधी जी पूरी स्थिति का जायजा लेते हैं और पूरी स्थितियों का आकलन करने के पश्चात मजदूरों के पक्ष में 35% बोनस देने की क्या करते हैं? मांग करते हैं। और अंत में जो मिल मालिक थे, कपड़ा मिल के मालिक थे, अंततः मजबूर होकर उनको 35% बोनस देने का उन्होंने क्या किया? वादा किया। और जैसे ही और इस संघर्ष में गांधी जी की मुख्य सहयोगी जो थी वो कौन सी थी? अनसुईया बेन थी। तो इस संघर्ष में गांधी जी की मुख्य सहयोगी अनसुईया बेन थी, जो कि अनसुईया बेन एक कपड़ा मिल के मालिक अंबालाल साराभाई की बहन थी। और ये अंबालाल साराभाई एक कपड़ा मिल के मालिक थे। ये अंबालाल साराभाई थे, एक गांधी जी के साबरमती आश्रम को समय समय पर क्या करते थे? सहयोग पहुंचाया करते थे, आर्थिक सहयोग भी दिया करते थे। और जैसी 35% जो कपड़ा मिल के मालिक प्लेग बोनस देने का वादा किए, और यह भी आंदोलन हम लोग का क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, तो यह कहानी था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का 1918 वाली कहानी। तो 1918 में आप एक बार और मेमोराइज कर लें कि क्या हुआ था 1918 में। तो गुजरात के अहमदाबाद में कपड़ा मिलों के मालिक और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद हो गया था। प्लेग जैसे ही समाप्त होता है, तो प्लेग की समाप्ति के पश्चात प्लेग बोनस को समाप्त कर दिए जाने के कारण अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने हड़ताल कर दिया। जैसे ही गांधी जी को ज्ञात होता है, पता चलता है, तो गांधी जी अहमदाबाद पहुंचते हैं और सारी स्थितियों का जायजा लेते हैं। और सारी स्थितियों का आकलन करने के पश्चात गांधी जी मजदूरों के पक्ष में 35% बोनस देने की मांग करते हैं। और अंत में जो कपड़ा मिल के मालिक हैं, उन कपड़ा मिल के मालिकों को मजबूर होकर 35% जो बोनस था उसको देने का वादा करते हैं। और इस संघर्ष में गांधी जी के साथ एक महिला रहती है, उनका नाम क्या है? अनसुईया बेन है, जो एक कपड़ा मिल के मालिक अंबालाल साराभाई की क्या थी? बहन थी। और जो अंबालाल साराभाई थे वे गांधी जी के करीबी थे और गांधी जी के साबरमती आश्रम को समय समय पर आर्थिक सहायता भी प्रदान किया करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम लोगों का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 भी हम लोग का क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अब जो बीच में एक आया था 3 कठिया पद्धति, क्या है? 30 वर्ड में पूछ सकता है 3 कठिया पद्धति भी क्या है? तो याद रखेंगे 3 कठिया पद्धति क्या है, इसको समझेंगे आज। अब 3 कठिया पद्धति, तो चंपारण्य जो था, चंपारण्य के कृषक आंदोलन की जो समस्या थी वह बहुत ही पुरानी थी। ठीक है, तो चंपारण्य के कृषक आंदोलन की समस्या बहुत पुरानी थी। 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक में
19वीं शताब्दी के प्रथम दशक में यूरोपीय बागान मालिकों ने चंपारण्य के कृषकों से एक अनुबंध किया था, जिसके तहत चंपारण्य के कृषकों को अपनी कुल भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य थे। जितनी भूमि होती थी उस भूमि के 3/20 भाग पर, 20 भाग में तीसरे भाग पर, तो 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य होते थे। इसे ही 3 कठिया पद्धति कहा जाता है। और इस प्रकार ये चारों टॉपिक आज के पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। पहला हमने पढ़ा चंपारण सत्याग्रह 1917, दूसरा हम लोग पढ़े खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में 1918, तीसरा पढ़े अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, और चौथा जो छोटा सा पॉइंट था कि 3 कठिया पद्धति क्या है उसको हमने देख लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपका असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन के बाद आपका क्या हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ये 4 आंदोलन गांधी जी के और बचे हैं जो भारत में हुए मुख्य रूप से। इस आंदोलन को नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। और इतना इस पूरा को अच्छे से आप कॉपी लेकर बैठिए, नोट्स तैयार करिए और मेरे वीडियोस को देखकर उसको नोट्स में तैयार कीजिए और उसको बारंबार क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। तभी आपको सारी चीजें क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे और आप लिख पाएंगे और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी हो पाएगा। और अगर आप एक बार वीडियो देख लेते हैं तो सिर्फ एक बार वीडियो देखने के बाद आपको 1 घंटे या 1 दिन ही याद रह पाएंगे, फिर इसके बाद भूल जाएंगे। इसीलिए आप याद रखें, कॉपी पेन लेकर बैठिए और उसको आप लिखिए कॉपी में, और कॉपी में लिखने के पश्चात उसको बारंबार क्या करिए, रिवीजन कीजिए। एक समय ऐसा आएगा कि बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, इतना आप करके रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो और भी मेरे साथ जुड़े रहिए, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और अन्य विषयों से संबंधित भी वीडियो डाले जाएंगे। आप मेरे चैनल को, मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।